अस्सलामुअलैकुम क्लास। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो बच्चे, ये लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली इसमें हमने जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। बेसिकली ये वही टॉपिक है जिसको जो है वो हमने अपनी जूम क्लास में डिस्कस किया था। अगेन इसको जो है वो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने उस वक्त ये क्लास अटेंड नहीं की या किसी भी और रीज़न की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए थे, उनको जो है वो इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ओके बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली को ऐसी जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन तमाम को जो है वो लिविंग रहने के लिए, उनको जो है वो ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सपोर्ट भी चाहिए होती है और इनको मूवमेंट भी चाहिए होती है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह पाक ने एक निज़ाम, एक सिस्टम हमारे अंदर जो है वो पैदा किया है, जिसको हम कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता है। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ में जो है वो हमारे जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, या फिर उसको अलाउ करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो मूव कर सके। यहाँ पर कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट स्केलेटन्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना 3 डिफरेंट स्केलेटन्स हैं जो कि अब तक डिज़ाइन हो चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास जो भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, स्केलेटल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उनकी बेसिक 3 टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एंड द सेकंड इज़ एक्सोस्केलेटन, एंड द थर्ड वन इज़ एंडोस्केलेटन। First of all, we will discuss the hydrostatic skeleton. Hydro stands for water and static stands for to stand. हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से, वाटर की प्रेजेंस की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिल रही होती है, जो सपोर्ट मिल रही होती है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कह देते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक skeleton, it is basically a skeleton that is formed by a fluid filled compartments within the body that is called the coelom। कहते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक skeleton जो है ना, ये वो होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर या फिर किसी भी तरह के फ्लूइड के फिल होने की वजह से जो है वो एक सपोर्ट मिल जाती है। और उसके बाद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो होता है उसकी वजह से जो बॉडी को स्ट्रेंथ, जो सपोर्ट मिल रही होती है, उसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में ले लेते हैं। उसके बाद सिलोम एक टर्म जो है वो यहाँ पर यूज़ हुई है। अगर तो ऐसा होता है कि हमने पहले वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया होता पहले, तो हमें सिलोम, स्यूडोसिलोम और एसिलोमेट्स, इन तमाम चीज़ों, छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता। लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया है कि हमारा जो आउटलाइन है उसमें उन्होंने फंक्शंस पहले दे दिए हैं, तो हम जो भी कोई टर्म आएगी तो उसको हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सिलोम बेसिकली बच्चे एक बॉडी कैविटी होती है जो सबसे सिंपल इनवर्टिब्रेट से, उनके पास कोई सिलोम, कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। जब आप उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो उन इनवर्टिब्रेट्स के पास जो है वो एक बॉडी कैविटी मौजूद होती है, लेकिन वो एक वेल डेवलप बॉडी कैविटी नहीं होती, तो हम उसको स्यूडोसिलोम कह देते हैं। और फिर जब आप उससे थोड़ा सा हायर इनवर्टिब्रेट्स की तरफ जाते हैं तो जिनके पास एक प्रॉपर, एक वेल डेवलप बॉडी कैविटी मौजूद होती है, उस बॉडी कैविटी को हम सिलोम का नाम दे देते हैं। उसके बाद कहता है कि जो सिलोम के ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय द एक्वस फ्लूइड विच आल्सो रेजिस्ट एक्सटर्नल कंप्रेशन। एक्सटर्नल कंप्रेशन इसका मतलब ये है कि इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो आपके पास एक बैलून हो, उसके अंदर आपने वाटर फिल किया हो, तो जब आप उसकी एक साइड से कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो है वो मतलब एक बैलून है, उसके अंदर आपने वाटर जो है फिल कर दिया है। जब आप उसकी एक साइड के ऊपर उसको कंप्रेस करेंगे, कोई भी किसी भी किस्म का वज़न डालते हैं, तो जितना भी फ्लूइड होता है उसकी दूसरी साइड पर मूव कर जाता है। एज अ रिज़ल्ट जिस साइड को आप प्रेस कर रहे थे वो कंप्रेस हो जाएगी, वो नीचे को चली जाएगी, और जो दूसरी साइड थी वो इन्फ्लेट हो जाएगी, वो फूल जाएगी। तो होता क्या है कि शेप में चेंज आता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है, जो फ्लूइड होता है, उसमें कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो कमी या पेशी जो है वो नहीं होती। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी बिल्कुल वैसे ही जो है वो काम कर रहा होता है। और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं अंडर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिकॉज द फ्लूइड एंड सपोर्ट्स द अदर ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, सी एनिमोन हो गया, अर्थवर्म है, नाइडेरियंस हैं, और बहुत सारे बाकी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है।
उसके बाद वो कहता है कि सपोर्ट सिस्टम फॉर इनवर्टिब्रेट्स में यहाँ पर वो बात कर रहा है बॉडी फ्लूइड की, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, साथ साथ में वो एक एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम की बात करता है, एक्सोस्केलेटन की, जिसको जो है वो हम थोड़ी देर बाद यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर बेसिकली ये इसने एक नाइजेरियन इसमें जो है वो स्टारफिश दिखाई हुई है, और उसके बाद जो है ये कुछ साथ में इनवर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं, इन तमाम के पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। और ये जो स्टारफिश है बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की एग्जांपल में में जो है वो इसने इसको लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की। तो मूवमेंट जो होती है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मसल्स। जहाँ पर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा उसके इर्द गिर्द जो है वो मसल्स मौजूद होंगे। मसल्स सर्कुलर भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं, मतलब ये बेसिकली दो तरह के मसल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस होती है। एक बार जैसे हमने अर्थवर्म की, साथ में अगर आप अर्थवर्म की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ए है, साथ में जो आपको डायग्राम दिख रही है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो बॉडी क्या है थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन जो पॉइंट इस डायग्राम में जो पॉइंट बी है वहाँ पर सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसकी वजह से बॉडी वहाँ से कंप्रेस हो गई है। तो एक ही वक्त में एक तरह के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले, और उसके बाद जो है वो फिर वो वाले मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और इससे अगले वाले मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट कोई भी जो इनवर्टिब्रेट जिसके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है वो नेक्स्ट मूव कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड। इसका मतलब कि एक्सोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी की आउटर पोजीशन पर, जो आउटर साइड के ऊपर मौजूद होता है। इसमें आप इसका अगर आप एक्सोस्केलेटन का और एंडोस्केलेटन का अगर आप डिफरेंस करना चाहें, या अगर आपसे कोई कहे कि एक लफ्ज़ में जो है वो इनका डिफरेंस आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो एक्सोस्केलेटन इज़ अ टाइप ऑफ स्केलेटन, वो जहाँ पर मसल्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, बोन्स जो होती हैं वो बाहर होती हैं। और उसके बाद जो इंटरनल स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है उसमें जो मसल्स होते हैं वो आउटर होते हैं, और जो बोन्स होती हैं वो इनर साइड पर होती हैं। तो एक्सोस्केलेटन इज़ एन एक्सटर्नल स्केलेटन दैट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ एन हार्ड इनकेसमेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर अगर कोई इनकेसमेंट या कोई आप कह लो कि कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी हो तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कि जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, या फिर ये जो क्रैब्स होती हैं, आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल है क्रैब्स, यानी कि वो जो झींगे वगैरह होते हैं, इन तमाम के पास एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है, उसको जो है वो हम इनका एक्सोस्केलेटन कंसीडर करते हैं। दिस स्केलेटन टाइप इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये प्रेडेटर से प्रोटेक्शन देता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, साथ साथ में कहता है ये मूवमेंट के लिए भी आपको अलाउ करता है, और साथ साथ में ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वाला क्या सीन है कि बेसिकली एक्सोस्केलेटन के ऊपर कुछ जॉइंट्स बने होते हैं। उन जॉइंट्स जो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली दीज आर द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। उन जॉइंट्स के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं, और इन्हीं मसल्स की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और ऑल्टरनेट जो होती है वो इनकी रिलैक्सेशन की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। और जब ये मसल्स कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ दिस मसल्स चेंजेस रिलेशनशिप ऑफ द टू सेगमेंट्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के जो दो सेगमेंट्स होते हैं उनके आपस में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको चेंज कर रही होती है मसल्स की, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब। तो इसमें साथ साथ में वो कहता है कि आर्थ्रोपोड्स की क्रैब्स होती हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, इनके पास भी एक्सोस्केलेटन होता है, जहाँ पर इस एक्सोस्केलेटन में 30 से 50% जो है वो काइटिन होता है। काइटिन बेसिकली इट्स अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, काइटिन उसकी एग्जांपल है। ये इनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इट्स अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। और ये काइटिन जो है ये स्क्रीट कहाँ से होती है? बेसिकली काइटिन को स्क्रीट करने के लिए इनके पास एपिडर्मस जो होती है इन इंसेक्ट की या इन आर्थ्रोपोड्स की या फिर इन इनवर्टिब्रेट्स की जो एपिडर्मस होती है, इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि काइटिन को स्क्रीट कर रहे होते हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि एपिडर्मल सेल से काइटिन जो है वो स्क्रीट होती है।
और एक्सोस्केलेटन को फर्दर मज़ीद भी जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है जब कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब ये एक्सोस्केलेटन का ये एडवांटेज होता है कि ये इन ऑर्गेनिज्म को डिफेंस देता है, इनको वाटर लॉस से बचाता है, इनके और भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस में जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो एक्सोस्केलेटन है इसका एक डिसएडवांटेज होता है। वो डिसएडवांटेज ये होता है कि एक देखेंगे जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक होल के अंदर बंद कर देंगे तो वह साइज़ में बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको साइज़ में ग्रो करने के लिए कोई भी ख़ास पोजीशन जो है वो नहीं मिल रही होगी, स्पेस नहीं मिल रही होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि एक्सोस्केलेटन के होते हुए कोई भी इंसेक्ट, कोई भी इनवर्टिब्रेट जो है वो साइज़ में ग्रो नहीं कर सकता। तो इसका एक सल्यूशन ये होता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं या फिर ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये मोल्टिंग करते हैं, या फिर आप कह लो कि ये एक डायसिस करते हैं। मोल्टिंग एंड एक डायसिस आर द सेम थिंग्स। तो ये जो होती हैं इसमें होता क्या है, मोल्टिंग डायसिस के प्रोसेस में जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको शेड किया जाता है, यानी कि उसका कुछ टाइम के लिए बॉडी के ऊपर से उतारा जाता है, देन उसको जो है वो रिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद जब एक बार एक्सोस्केलेटन उतार दिया, जो भी इंसेक्ट होता है वो साइज़ में थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। जब वो साइज़ में ग्रो करता है और उसके बाद जब इनफ साइज़ उसका अटेन हो जाता है तो दोबारा से एक्सोस्केलेटन जो है वो ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो एनिमल फिर से जो है वो ऐसे ही सर्वाइव करने लग जाता है। दोबारा अगेन उसको जब अपने साइज़ में बड़े होना है तो वो फिर से जो है वो एक्सोस्केलेटन को उतारते हैं, साइज़ में बड़ा होते हैं और दोबारा से एक न्यू एक्सोस्केलेटन अपने ऊपर जनरेट करते हैं। ये जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग या फिर एगडाइसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ये एक ऐसा स्केलेटन है जिसमें बोन्स जो हैं वो इंटरनल होती हैं, मसल्स जो हैं वो बाहर होते हैं। आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, हमारी बोन्स इनर होती हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो आउटर साइड पर मौजूद होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो एंडोस्केलेटन होता है इसमें बेसिकली मिनरलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज़ कंसिस्ट विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर मिनरलाइज्ड और हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि बोन्स होती हैं जो कि हार्ड होती हैं और वो अंदर होती हैं, बाहर मसल्स होते हैं जो कि आउटर होते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें, अगर सिंपल आप एक एंडोस्केलेटन की एग्जांपल देखना चाहें तो जो स्पॉन्जेस होती हैं उनके पास स्पाइक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो वो इसकी एग्जांपल है एंडोस्केलेटन की। लेकिन ये बहुत सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये कोई ट्रू टिश्यूज़ भी नहीं होते। एंडोस्केलेटन इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द बॉडी। और इसका अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें तो वही फंक्शन जो किसी भी एक स्केलेटल सिस्टम के होते हैं कि बॉडी को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है, साथ साथ में जो है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है वो आप कह सकते हो ये इन्वॉल्व होता है। एक जस्ट 1 मिनट। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये तमाम इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट के काबिल बनाती हैं। ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं एक एंडोस्केलेटन होता है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। बेसिकली अगर आप किसी ह्यूमन अडल्ट की बात करते हैं तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो है वो 206 बोन्स मौजूद होती हैं। और इसके मेन फंक्शंस जो होते हैं वो ये कि एक तो ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में जितने भी मिनरल्स लिपिड्स को स्टोर करता है, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। अब इसमें मूवमेंट के लिए अलाउ करना आप इस फिनोमेना को भी समझ सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना ये वही बातें हैं जिसको हमने अपनी जूम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास स्कल है, स्कल भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही एक पार्ट है, इसका काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर रिब्स होती हैं, रिब्स भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती हैं और इनका काम होता है हमारे हार्ट या फिर हार्ट के साथ एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। तो इन तमाम स्केलेटल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, हमारी जो बोन्स के अंदर एक आप कह सकते हो कि फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। उस बोन मैरो का काम होता है हमारे ब्लड सेल्स बनाना। हमारे ब्लड में जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बेसिकली तमाम के तमाम जो रेड बोन मैरो होता है ये वहाँ से बन रहे होते हैं। तो ये भी एक स्केलेटल सिस्टम का ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन स्टोरिंग द मिनरल्स एंड द लिपिड्स, बहुत सारे मिनरल्स को और लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं हमारी बोन्स। जैसे हम जब भी कोई भी खुराक ले रहे होते हैं उसमें कैल्शियम के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं उनको उठाकर हमारी बॉडी हमारी बोन्स के अंदर स्टोर कर लेती है। लेकिन जब
आप ऐसी फूड लेना स्टार्ट कर दें या फिर आपके पास किसी भी ऐसी फूड हो जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना हो या फिर जिसमें कोई भी और मिनरल्स ना हो, और क्या होगा कि अब इनटेक जो कैल्शियम इनटेक है उसमें कमी आ गई है या फिर वो कम हो गई है, तो हमारी बॉडी को तो उतने ही कैल्शियम की ज़रूरत है। तो वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो हमने अपनी बोन्स के अंदर स्टोर किया था, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन से निकाल कर जो है वो यूज़ करने लग जाएगी। तो ये एक बैकअप मैकेनिज़्म भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूसली हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी आती गई तो फिर क्या होगा कि बोन से तो हम कैल्शियम निकालते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स इज़ डिवाइडेड इनटू द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। बेसिकली जो अगर आप ह्यूमंस की बात करें या फिर अडल्ट वर्टिब्रेट्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आपका स्केल, आपका वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, तमाम एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हो जाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके जो होती हैं लिम्ब बोन्स हो गई या फिर जो पेक्टोरल गर्डल आ जाता है, पेल्विक गर्डल, ये तमाम जो होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती हैं। ये यहाँ पर इसके अंदर आ जाती हैं। शोल्डर बोन्स वगैरह ये तमाम इसके अंदर आती हैं। उसके बाद जो है वो ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन वही जो हमने पहले भी स्टार्ट किया हुआ था, वो दोबारा से उसकी वो कुछ बात करता है कि इसके पास एक स्केलेटन होता है जो कि एक एज अ फ्रेमवर्क काम कर रहा होता है बॉडी के लिए। इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, 2 इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन के, वो होती हैं बोन्स और कार्टिलेज। बेसिकली जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, इनके अंदर ज़्यादा मिनरल्स की डेपोजिशन होती है। जो कार्टिलेज होती हैं वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, इनके अंदर जो है वो इतनी कोई ज़्यादा ब्लड वेसल्स की पेनिट्रेशन नहीं होती। और उसके बाद कहता है कि ये कार्टिलेज जो होते हैं इनका काम होता है 2, आप कह सकते हो कि बोन्स को आपस में जोड़ना या फिर मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कार्टिलेज में डिस्कस की थी हमने। और अभी भी इस वक्त अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 442 खोलें तो वहाँ पर कार्टिलेज को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। आपके लिए भी इतना सा ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अडल्ट सेल जो कि कार्टिलेज के होते हैं, इनको जो है वो हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल विच आर द मेच्योर सेल फॉर द कार्टिलेज। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे बोन्स की। तो बोन्स के अगर आप मेच्योर सेल्स की बात करें तो जैसे हमने कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दिया, वैसे ही बोन के जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। जो कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं दीज आर दी सॉफ्ट बोन्स, और जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनके अंदर मिनरल्स, उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट की डेपोजिशन जो है वो ज़्यादा होती है। बोन्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और ये जो अभी हमने ऑस्टियोसाइट्स की बात की कि जो बोन के सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक माइन्यूट चैम्बर्स में मौजूद होते हैं जिनको जो है वो लेक्यूनाई कहते हैं। लेक्यूनाई का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था आपकी लाइव सेशन में, कि जिसमें हमने बात की थी जैसे आपके रेफ्रिजरेटर होता है तो उसमें आइस क्यूब्स बनाने के लिए एक वो फ्रेम बना होता है, एक स्केच बना होता है, उसके अंदर आप पानी फिल करके रख देते हैं और कुछ ड्यूरेशन के बाद जो है वो आइस क्यूब्स उसके अंदर बन जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो हर इंडिविजुअल सेल को रिप्लेस करने के लिए, प्लेस करने के लिए डिफरेंट जो है वो चैम्बर्स मौजूद होते हैं जिनको लेक्यूनाई कहते हैं। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कुछ चैनल्स मौजूद होती हैं जिनको कैनालिक्यूलाई चैनल्स कहते हैं। कैनालिक्यूलाई चैनल्स का काम होता है किसी भी जो भी बोन्स होती हैं उनके इंडिविजुअल सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना, उनको आपस में जो है वो किसी भी किस्म का उनका रिश्ता जो है वो डेवलप करवा के रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन में इंपॉर्टेंट टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स आपकी स्केलेटन में पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनका काम होता है 2 बोन्स को आपस में जोड़ना। 2 बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स आपके पास मौजूद होते हैं उसको आप लिगामेंट्स कहते हो। और टेंडन्स वो होते हैं जिनका काम होता है आपकी बॉडी में पाए जाने वाले मसल्स को आपकी बोन्स के साथ अटैच करवाना। आपकी बॉडी में जो भी मसल्स पाए जाते हैं उनको जो है वो बोन्स के साथ अटैच करवाना इज़ द वर्क ऑफ द टेंडन्स। तो ये हमारी जो है वो सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप इसको बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आपको जो है वो ये चीज़ नज़र आएगी कि बार बार जो है वो उन्होंने हर फिशेस को, एम्फीबियंस को या फिर उन्होंने रेप्टाइल्स
इन तमाम के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने अलग अलग करके डिस्कस किया है। तो हमने अपने लाइव सेशन में भी ये बात की थी कि आपने इनको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कर लें कि जो है ये आपके लिए ईजी रहे और आप इसको जो है वो ईज़ीली और बहुत आसानी से इसको याद कर लें। तो स्केलेटन फ़िशेस की बात करते हैं, तो फ़िशेस ने क्योंकि पानी में रहना होता है, तो पानी में रहने के लिए इनको जो है वो लाइट वेट चाहिए, क्योंकि वाटर में वही चीज़ मूव कर सकती है जो कि लाइट इन वेट होती है। तो इसलिए फ़िशेस के पास कुछ ऐसी एडाप्टेशंस होती हैं, जैसे कि कार्टिलेजिनस फ़िशेस होती हैं। कार्टिलेजिनस फ़िशेस के पास कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के बारे में अभी आपने पढ़ा है कि जो कार्टिलेज है वो लाइट वेट होता है, इसलिए उसको जो है वो आप इजीली उसको वाटर के अंदर जो है वो स्विम करना उसका आसान हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो कुछ फ़िशेस होती हैं, बोनी फ़िशेस होती हैं। बोनी फ़िशेस हैं मतलब उनके पास बोन्स हैं, लेकिन उनकी बोन्स भी कोई इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि हार्ड नहीं होती, उनमें मिनरल्स की डेपोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आप ह्यूमंस की बात करते हैं। तो लिहाजा वो भी इजीली आराम से जो है वो वाटर के अंदर स्विम कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने टेट्रापॉड्स की बात की है, यानी कि एम्फीबियंस की। टेट्रापॉड स्टैंड्स फॉर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि 4 पाँव के ऊपर चलता हो। तो ये फ्रॉग्स और कुछ रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं वो टेट्रापॉड्स में आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो इसमें आगे से वो कुछ इनकी बोन्स के बारे में डिस्कस करेगा। आपने इनकी डिटेल में जाने की या इनको डिटेल्स में करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है वो जो जनरल आप कर चुके हैं वही काफ़ी है। इसमें जो है वो आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना ये ऑलरेडी वो था जो हमने लाइव सेशन में जिसको डिस्कस किया है। दोबारा करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो बच्चे जिन्होंने इसको जो है वो वहाँ पर अटेंड नहीं किया, यहाँ पर जो है वो कर सकें, ताकि उनका कोई भी लेक्चर, कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ जो है वो उनकी किसी भी हाल में स्किप ना हो। सो दैट वाज ऑल। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी बाकी हो तो जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।